सोचिए कि एक देश अपनी जरूरत का करीब 1/4 यूरिया इंटरनेशनल मार्केट से खरीदता है और वो भी लगभग $935 पर टन के हिसाब से। जो कि काफी महंगा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में आकर वही यूरिया $70 से भी कम में बेचा जाता है। मतलब सीधे तौर पर 90% से ज्यादा का घाटा। हाँ, और एक आम सोच तो यही होगी कि इस भारी सब्सिडी का फायदा सीधे देश के किसान को हो रहा होगा, है ना? वही तो। लेकिन जब आप रिसर्च और डेटा पर गौर करते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अर्थशास्त्र को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज वो है इंडियाज लूमिंग फिस्कल क्राइसिस एंड द सब्सिडी रिफॉर्म रोड मैप, और इस पर आधारित हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों विशेषज्ञ 1991 जैसे गंभीर आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और कैसे ये मुफ्त की रेवड़ियों वाली जो नीतियां हैं वो इकोनॉमी के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रही हैं। मैं सच कहूं तो हम अक्सर खबरों में महंगाई की बातें सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे का असली कारण आज क्लियर होगा। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। हमारा इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करने का मकसद किसी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट करना नहीं है। हम सिर्फ इकोनॉमिक डेटा और पॉलिसी स्ट्रक्चर्स का एक तटस्थ यानी न्यूट्रल विश्लेषण कर रहे हैं। जो सोर्स में लिखा है हम बस वही बता रहे हैं। हाँ, ये क्लियर करना अच्छा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक परफेक्ट स्टॉर्म की। डॉक्यूमेंट में इसको ऐसे समझाया गया है जैसे एक बड़ा आर्थिक बवंडर आ रहा हो। देखिए, 1991 का जो क्राइसिस था वो कोई रातों रात तो हुआ नहीं था कि फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे के खतरनाक लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको मैं एक एनालॉजी से समझाता हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक ऐसी नाव में बैठे हैं, कहाँ बाहर से तूफान आ रहा है, हाँ, जो कि ग्लोबल शॉक्स हैं, हाँ, और अंदर से नाव में एक बड़ा छेद है, यानी हमारा डोमेस्टिक डेफिसिट। तो अगर बाहर के तूफान की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर करेंसी और महंगाई का है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। सही बात है। और डॉक्यूमेंट में एक आशंका ये भी जताई गई है कि रुपया शायद $100 पर डॉलर के लेवल तक गिर सकता है। वेट, 100 तक? वो तो बहुत बड़ा ड्रॉप होगा। बिल्कुल। और इस गिरावट का सीधा असर हमारे इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। हम जो भी कच्चा तेल, गैस या फर्टिलाइजर बाहर से मंगाते हैं वो अचानक से बहुत महंगा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक कुछ करता नहीं है क्या? करता है ना। आरबीआई को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर निकालकर मार्केट में बेचने पड़ते हैं ताकि रुपए को सहारा मिले। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अनुमान के हिसाब से इस बचाव कार्य में आरबीआई को करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ सकते हैं। ओह वाह, 50 से 60 बिलियन डॉलर। हाँ, पर देखिए, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये बस एक टेम्परेरी राहत है। और ये सिचुएशन इसलिए भी टेंस हो जाती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह हिला दिया है। सही कहा। अगर आप सोर्स मटेरियल देखें तो उसमें जिक्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। हाँ, वही। वहां से ऑयल और एलएनजी आती है। अगर वो रास्ता मान लीजिए 3 महीने के लिए भी बंद हो जाए तो एनर्जी और फर्टिलाइजर की कीमतें ग्लोबली डबल हो सकती हैं। एग्जैक्टली। एलएनजी और यूरिया के दाम तो पहले ही आसमान छू रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और पेंच है जिसे समझना जरूरी है। क्या पेच है? भारत में क्या होता है कि इन बढ़ी हुई इंटरनेशनल कीमतों का पूरा बोझ सीधे कंज्यूमर पर नहीं डाला जाता। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में पार्शियल पास थ्रू कहते हैं। पार्शियल पास थ्रू, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसको। मतलब मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल या यूरिया के दाम ₹100 बढ़ गए, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस सिर्फ ₹20 ही बढ़ाई जाती है। तो बाकी का सिर पे कहाँ गया? वही तो, वो जो ₹80 का गैप है वो सरकार अपने खजाने से भरती है एज अ सब्सिडी। शॉर्ट टर्म में तो लोगों को लगता है कि वाह, महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 5% के पार ले जा रहा है। बाप रे। और इस पर से जलवायु यानी क्लाइमेट का भी तो प्रेशर है। डॉक्यूमेंट में एल नीनो के इम्पैक्ट की भी बात की गई है ना? हाँ बिल्कुल, एल नीनो का सीधा असर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पड़ता है और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले ही अलर्ट है और अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। तो अगर फसल कम होती है तो ऑब्वियसली खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना? और अगर ये परफेक्ट स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत से हिट करता है तो एस्टिमेट ये है कि जीडीपी ग्रोथ 6% से नीचे जा सकती है और महंगाई दर आरबीआई की जो अपर लिमिट है 6% की,
उसको क्रॉस कर जाएगी। और जब महंगाई लिमिट क्रॉस करती है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, यानी रीपो रेट बढ़ेगा। एग्जैक्टली और रीपो रेट बढ़ने से मार्केट में पैसा महंगा हो जाता है, लोन्स महंगे हो जाते हैं और पूरी आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो बाहर की तूफान की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन जो नाव के अंदर वाला छेद है, मुझे लगता है वो ज्यादा डेंजरस है। आप फर्टिलाइजर सब्सिडी वाले इशू की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि पॉलिसी की नीयत कुछ और थी, लेकिन जमीन पर रिजल्ट कुछ और ही निकल रहा है। जैसे हमने शुरू में बात की कि $935 का इंपोर्टेड यूरिया $70। $70 में बेच रहे हैं। सही। अब कुछ सोचेगा कि सरकार अगर 90% खर्चा उठा रही है तो किसान का ही फायदा है ना। लेकिन यहाँ विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है लीकेज। जो आधिकारिक डेटा सोर्स में दिया गया है उसके मुताबिक खेत में जितना यूरिया इस्तेमाल होना चाहिए उसका 50% भी वहां नहीं पहुंच रहा है। ये पढ़कर तो मैं हैरान रह गया था, बाकी का यूरिया गया कहाँ? यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि ये लीकेज कोई आम चोरी नहीं है, इसको आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। आर्बिट्राज यानी सस्ते मार्केट से खरीदकर किसी महंगे मार्केट में बेचना और प्रॉफिट कमाना, है ना? एग्जैक्टली यूरिया के केस में एक पूरा का पूरा पैरेलल इंडस्ट्री इसी आर्बिट्राज पर चल रहा है। इसको एक बहुत ही आम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले तक डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की प्राइस में बहुत बड़ा गैप होता था। हाँ, मुझे याद है, लाल वाले सिलेंडर सस्ते होते थे। वही तो इसका नतीजा ये होता था कि घरों के लिए आने वाले सस्ते लाल सिलेंडर्स इल्लीगली रेस्टोरेंट्स, ढाबों या गाड़ियों में इस्तेमाल होने लगते थे। यूरिया के साथ भी तो एग्जैक्टली यही हो रहा है, बस स्केल बहुत बड़ा है। हाँ, आपका एलपीजी वाला एनालॉजी इस सिस्टम को बहुत सटीक तरह से एक्सप्लेन करता है। देखिए, यूरिया सिर्फ खेतों में ही काम नहीं आता, इसका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, जैसे प्लाईवुड बनाना या रेजिन तैयार करना और कई तरह के केमिकल इंडस्ट्रीज में। ओह अच्छा। क्योंकि एग्रीकल्चर वाला यूरिया इतना सस्ता है, तो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसको इलीगली खरीद लेती हैं, मार्केट रेट से कम पर। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मगलिंग की है। स्मगलिंग कहाँ? देखिए, भारत के बॉर्डर्स नेपाल और बांग्लादेश से लगते हैं और वहाँ यूरिया मार्केट प्राइस पर बिकता है। तो क्या होता है, भारत का सस्ता सब्सिडाइज्ड यूरिया ट्रकों में भरकर बॉर्डर क्रॉस करा के बेच दिया जाता है। बाप रे, तो मतलब सरकार का पैसा हमारे किसान के पास नहीं बल्कि किसी प्लाईवुड फैक्ट्री या पड़ोसी देश जा रहा है और इसका असर सीधे खजाने पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा। डेटा देखिए, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट करीब 1.71 लाख करोड़ रुपए रखा था। लेकिन अब जो नई एस्टिमेट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि इंटरनेशनल प्राइस हाइक और इस भारी लीकेज के कारण ये बिल 2.25 लाख करोड़ से लेकर 2.50 लाख करोड़ तक जा सकता है। 2.50 लाख करोड़। सोचिए, ये पैसा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ पर खर्च हो सकता था, लेकिन ये एक तरह से नाली में बह रहा है। सही बात है। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ, जब आप किसी चीज की कीमत आर्टिफिशियल इतनी कम कर देते हैं तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। हाँ, लोग ओवर यूज करने लगते हैं। एग्जैक्टली मिट्टी की हेल्थ के नजरिए से देखें तो सस्ता होने के कारण किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल देते हैं खेत में। इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता यानी फर्टिलिटी लगातार कम हो रही है। ये तो एक डबल नुकसान हो गया। जी, पैसा भी गया और जमीन भी खराब हुई। अब आते हैं एक और बड़ी सब्सिडी पर, जहां लीकेज से ज्यादा बड़ी समस्या डेटा और पॉलिसी के बीच के कॉन्ट्रडिक्शन की है। आप फूड सब्सिडी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मतलब सोर्स मटेरियल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए फूड सब्सिडी का बजट लगभग 2.28 लाख करोड़ रुपए है। अब अगर हम ऑफिशियल नंबर्स देखें तो नीति आयोग कहता है कि देश में गरीबी 11% के आसपास आ गई है और कुछ और आकलनों के हिसाब से एक्सट्रीम गरीबी तो घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यही वो पैराडॉक्स है जिसकी आपने बात की। हाँ। अगर देश में गरीबी का लेवल ऑफिशियली 5 से 11% के बीच आ चुका है, तो फिर 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोगों को पूरी तरह से मुफ्त अनाज देने का आर्थिक तर्क क्या बनता है? वही तो, 80 करोड़ लोग, मतलब
आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा? ये तो ऐसा हो गया कि मरीज का सिरदर्द ठीक हो चुका है, लेकिन उसे अभी भी सबसे हैवी पेन किलर दिए जा रहे हैं। क्या ये हैबिट नहीं बन रही है? सही कहा। और इसका फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा है। सरकार को ये अनाज किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खरीदना पड़ता है। वो अपने आप में एक बड़ा खर्चा है। और बात सिर्फ खरीदने तक तो रुकती नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज खरीदना, उसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के बड़े बड़े गोदामों में सेफ रखना, और फिर वहां से देश के कोने कोने में राशन की दुकानों तक पहुंचाना, ये पूरा लॉजिस्टिक बहुत ही हैवी ऑपरेशन है। सही बात है। और इस अरेंजमेंट में एक बड़ा डेड वेट लॉस भी होता है। डेड वेट लॉस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? हाँ, मतलब जो पैसा इस अनाज को स्टोर करने और गाड़ियों में इधर उधर भेजने में खर्च होता है, वो एक्चुअली इकोनॉमी में कोई नया वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। वो पैसा एक तरह से संक कॉस्ट है। इस पैसे की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है। जो 2.28 लाख करोड़ इस सब्सिडी में जा रहे हैं, उनसे हर साल देश में नए एक्सप्रेसवेज, मॉडर्न हॉस्पिटल्स या नई यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं। पॉइंट है। देखिए, अर्थशास्त्र का एक बड़ा ही सीधा सा नियम है कि सब्सिडी हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत कम हो गई है तो उस पॉलिसी का रिव्यू होना ही चाहिए। तो अब तक की इस चर्चा में ये क्लियर हो गया कि नाव को बाहर से तूफान भी झेलना पड़ रहा है और अंदर लीकेज वाले बड़े छेद भी हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इस संकट से बचने का रास्ता क्या है? क्या 1991 वाले नाइटमेयर से बचा जा सकता है? हाँ, बच सकते हैं। लेकिन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अब दिखावटी कदम नहीं चलेंगे। जैसे सिर्फ मंत्रियों का इलेक्ट्रिक कार में घूमना काफ़ी नहीं होगा। हमें ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। और फर्टिलाइजर रिफॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट में एक ब्रह्मास्त्र या गोल्ड स्टैंडर्ड सजेस्ट किया गया है। हाँ, और वो क्या है? वो है सिस्टम को पूरी तरह बदल कर पर एकड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी लागू करना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे बैंक खाते में पैसा भेजना। एग्जैक्टली। अभी क्या होता है कि सब्सिडी यूरिया बनाने वाली कंपनी को मिलती है, जिससे मार्केट में यूरिया का बोरा सस्ता बिकता है। सही। लेकिन डीबीटी मॉडल में सब्सिडी बोरियों पर नहीं होगी, वो सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगी। इसको पीएम किसान योजना के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आराम से जोड़ा जा सकता है। ओह, तो इसका मतलब किसान को उसके खेत के आकार के हिसाब से एक तय रकम कैश में दे दी जाएगी और एक बार पैसा खाते में आ गया, उसके बाद सरकार यूरिया के प्राइस को मार्केट पर छोड़ सकती है। एग्जैक्टली, मार्केट प्राइस पर। जो यूरिया कल $70 का मिल रहा था सब्सिडाइज्ड रेट पर, वो अब अपनी ओरिजिनल $935 या जो भी मार्केट रेट होगा उस पर बिकेगा। अरे वाह! अगर ऐसा होता है तो लीकेज तो एकदम से ओवरनाइट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सोचिए, प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री या बॉर्डर पर बैठा कोई स्मगलर अब यूरिया क्यों खरीदेगा? क्योंकि अब वो सस्ता नहीं रहा। उनका जो आर्बिट्राज वाला धंधा था, जहां वो सस्ते में लेकर प्रॉफिट कमाते थे, वो मार्जिन ही हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। सही बात है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल सोल्यूशन हो सकता है। किसान के पास कैश होगा, वो मार्केट से अपना खाद खरीदेगा और सिर्फ उतना ही खरीदेगा जितनी उसको वाकई में ज़रूरत है। उसे ओवर यूज़ नहीं करेगा। तो इससे मिट्टी की सेहत भी बचेगी। हाँ, और इकोनॉमिक एस्टिमेट्स बताते हैं कि सिर्फ इस एक अकेले कदम से सरकार के खजाने में सालाना लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। 50,000 करोड़। डॉक्यूमेंट में एक और ऑप्शन भी मेंशन किया गया था ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाला। हाँ, एनबीएस। अभी क्या है कि पोटैश और फास्फोरस जैसे फर्टिलाइजर्स पर एनबीएस मिलती है, मतलब उनके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है। लेकिन यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन होता है, वो इस प्लान के बाहर है। तो अगर यूरिया को भी इसके अंदर ले आए तो सरकार एक फ्लैट सब्सिडी फिक्स कर सकती है नाइट्रोजन की मात्रा पर। इससे यूरिया के दाम धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिससे एक बैलेंस्ड यूज शुरू होगा। साथ ही डॉक्यूमेंट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी बेचने की मात्रा पर लिमिट लगाने का भी एक ऑप्शन देता है। मतलब कोई एक लिमिट से ज्यादा यूरिया खरीद ही ना पाए। हाँ, वही। ये तो हुई फर्टिलाइजर की बात, लेकिन
फूड सब्सिडी वाले मामले में क्या रिफॉर्म हो सकता है? वहां भी रैशनलाइजेशन यानी युक्तिसंगत कदम उठाने होंगे। हम्म। जो लोग अब पॉवर्टी लाइन से काफी ऊपर आ चुके हैं, उन्हें या तो स्कीम से बाहर करना चाहिए या फिर उनसे इस अनाज के लिए एक बेसिक मिनिमम प्राइस चार्ज करना शुरू करना चाहिए। तो इससे ओवरऑल टारगेट ऑडियंस कम हो जाएगी? बिल्कुल। अगर इस स्कीम का दायरा थोड़ा भी कम किया जाता है तो बहुत आसानी से हर साल 50,000 करोड़ रुपए और बचाए जा सकते हैं। तो इन सभी फिगर्स और डेटा को डिस्कस करने के बाद सवाल ये आता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है? एक आम नागरिक जो ये डीप डाइव सुन रहा है, उसे इस फिस्कल डेफिसिट या सब्सिडी लीकेज की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अर्थशास्त्र में कुछ भी अलग थलग नहीं होता, सब कनेक्टेड है। वही ना, अगर मुफ्त की रेवाड़ियों या फॉल्टी सब्सिडीज पर सरकार इतना लिमिट से ज़्यादा खर्च करती रहेगी, तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। और इस घाटे को भरने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? उसे मार्केट से और ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। और जब सरकार मार्केट से ज़्यादा कर्ज लेती है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे महंगाई आती है। और जैसा कि हमने पहले बात की, महंगाई बढ़ने पर आरबीआई को अपना रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, और रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। बिल्कुल, आपका होम लोन, आपका कार लोन, सबकी ईएमआई बढ़ जाएगी। यानी बेसिकली जो पैसा सब्सिडी के नाम पर सिस्टम में कहीं बह रहा है, उसकी भरपाई एक आम नौकरी पेशा इंसान अपनी जेब से कर रहा है, महंगी ईएमआई और महंगी चीज़ों के रूप में। सही बात है। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इन रिफॉर्म्स का मकसद किसी से कुछ छीनना नहीं है। इसका मकसद है सही इंसान तक हेल्प पहुंचाना और सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना। और ओवरऑल देश को बैंक्रप्सी से बचाना। बिल्कुल। तो अ, इस पूरी विस्तृत चर्चा को सुनने के बाद मैं एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। सोचिए, अगर आने वाले वक्त में देश पूरी तरह से इस मुफ्त की संस्कृति या फ्रीबीज को खत्म कर दें और हम सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ज़रूरी चीज़ों के फ्री मार्केट प्राइसिंग की तरफ बढ़ जाएं, तो क्या इससे एक नागरिक और सरकार के बीच का बुनियादी रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? जब इलेक्शन में वोट मांगने के लिए सस्ता अनाज या मुफ्त बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, तो क्या हमारी चुनावी राजनीति की दिशा भी हमेशा के लिए पलट जाएगी? ये सोचिए। वैसे ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, समाज और पॉलिटिक्स का भी एक नया चैप्टर होगा। बिल्कुल। तो आप लोग इस थॉट पर आराम से विचार कीजिए। आज की इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं। ध्यान रखने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को समझने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद।